हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। देखिए, आज मैं आपको इग्नू का BEGLA 137 का इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊँगी। तो इस क्वेश्चन पेपर को करवाने के पीछे की मेरी वजह ये है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं और जिनका भी एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का तो उनको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट पेपर का पैटर्न आप देख कर जाएंगे। तो देखिए, ये पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि एक पैराग्राफ पैसेज टाइप में दे रखा है, उसको पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ मैं आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कोई भी पैराग्राफ आता है, बस एक पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन आपका पैराग्राफ का है। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, एक पैसेज दे दिया है, उसको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, ई तक क्वेश्चंस है, मतलब कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और इन 5 क्वेश्चंस को आपको उस पैराग्राफ के बिहाफ पे आंसर देना है। उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स इसकी वेटेज है। क्वेश्चन बहुत ईजी और प्लस इम्पॉर्टेंट भी है। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगाना है। पहली चीज़ तो आपको 2 टर्म्स ध्यान में रखनी है, एक होता है सफिक्स और एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के आगे लगता है और सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के बाद में लगता है। प्रीफिक्स आप प्री से याद रख सकते हैं, मतलब कि जो वर्ड के आगे लग के उसके मीनिंग को चेंज कर दे, और सफिक्स का मतलब वर्ड के पीछे आपको कुछ ऐड करना है जिससे कि वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपको नीचे यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इसमें आपको प्रीफिक्स ऐड करना है और इस तरीके से ऐड करना है कि जो वर्ड आपको दे रखा है उसका ऑपोजिट वर्ड आपको मिले। जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है अप्रोप्रिएट। अब इसका ऑपोजिट अगर हमें बनाना हो तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है अप्रोप्रिएट है, इसका ऑपोजिट आप बनाएंगे तो इनअप्रोप्रिएट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है रिगार्ड। रिगार्ड का आपका जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा प्रीफिक्स, मतलब कि यहाँ पे आगे लगाना। देखिए यहाँ पे आपने आगे इन लगा दिया अप्रोप्रिएट के आगे, तो इसका ऑपोजिट बन गया। रिगार्ड के आगे आपने डिस लगा दिया तो ये डिसरिगार्ड बन गया। प्लेस के आगे आपने यहाँ लगा दिया तो ये डिसप्लेस और मिसप्लेस बन गया। रेलेवेंट के आगे यहाँ पे इररेलेवेंट हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एंटिटी मतलब कि नॉन एंटिटी, आपने ऐसे वर्ड्स के आगे जो आपको यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, एक मिनट सॉरी थोड़ा हिलेगा, पैर सो गया मेरा। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं इनके आगे जब आप प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो ये एक ऑपोजिट वर्ड बन गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रीफिक्स लगाने हैं। ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये इसके प्रीफिक्स हैं। बाकी वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे एक वर्ड है एंटिटी, तो इसका क्या मतलब होता है, तो अलग और जो स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तुएं होती हैं जिनकी अपनी एक खुद से आइडेंटिफिकेशन होती है तो उन्हें हम एंटिटी कहते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया जिसमें आपको प्रीफिक्स को ऐड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको ऐसे ना फिलअप्स दे दिए हैं और यहाँ पे आपको कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन का मतलब होता है जो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपके 2 सेंटेंस को एक कंबाइन मीनिंग बनाते हैं, एक ही मीनिंग से उसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने हिंदी में बोलती हूँ मैं आपको। एक सेंटेंस मैंने बोला कि वो लेट हो गया, और सेकंड सेंटेंस मैंने बोला कि बारिश हो रही थी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन 2 सेंटेंस के बीच में आपको एक वर्ड लगाना है, एक ऐसा वर्ड लगाना है जो इन 2 सेंटेंस को जोड़ के एक ही स्टेटमेंट बना दे, तो आप वहाँ पे बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि। तो आप कैसे बोलेंगे कि वह लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उस इंसान के लेट होने की वजह क्या थी, बारिश। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और उसका एक मीनिंग बना देते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं एक ही मैनर में, उसे हम, उन वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे फिलअप्स दे रखे हैं जिनमें आपको कंजंक्शन का यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ही फ्लेड फॉर ही वॉज अफ्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने ना हर एक सेंटेंस में ऐसे कंजंक्शन लिख दिए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को पढ़िएगा और ख़ुद से ट्राई करना कि आंसर आपके कितने ठीक होते हैं और कितने नहीं। यहाँ पे मैं देखिए सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रही हूँ क्योंकि कोई भी चांस नहीं है या कोई भी शॉर्टी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है।
इसके बाद में देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के लिए पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। देखिए क्वेश्चन है, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको 5 लिटरेरी डिवाइस दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 2 को आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चंस के लिए ये जो दोनों ही क्वेश्चंस हैं ना सेम चीज़ें हैं, आपको इसमें यहाँ पे इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और यहाँ पे इनको 2 को डिफाइन करना है। सेम टाइप ऑफ पैटर्न है क्वेश्चन का। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और BEGLA 137 के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है उसमें मैंने जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं ऑलमोस्ट सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप अपने आंसर को कैसे लिखेंगे। ये सब चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक जो टर्म है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, दैट इज़ अंडरस्टेटमेंट। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था तो ये मैं इस वीडियो में कर देती हूँ। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको आप उस पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना। देखिए अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, इज़ व्हेन यू रिप्रेजेंट समथिंग एज लेस देन व्हाट इट इज़, दिस कैन बी डन इन राइटिंग और इन अ स्पीच। मतलब कि जैसे कि मानिए कोई जो चीज़ है ना या कोई भी बात है, कोई भी कंसेप्ट है, उसकी जितनी एक्चुअल में इम्पॉर्टेंस होती है उसके अलावा आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना कर रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से या इतनी नहीं जितनी उसको उस इम्पॉर्टेंस की ज़रूरत थी, या जो चीज़ एक्चुअल में जैसी होती है उसको वैसे एक्सप्लेन ना करके उसके बारे में सिर्फ आप थोड़ा बहुत बता रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अंडर स्टेटमेंट। इज़ व्हेन यू रिप्रेजेंट समथिंग एज लेस देन व्हाट इट इज़, जो एक्चुअल में होती है उससे कम अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ आती है हमारी अंडर स्टेटमेंट के अंदर। दिस कैन बी डन इन राइटिंग और इन अ स्पीच। अब ये जो अंडर स्टेटमेंट टाइप का जो लिटरेरी डिवाइस है इसका यूज़ किया जाता है राइटिंग के अंदर और स्पीच के अंदर। अब ये जो है ना अंडरस्टेटमेंट, इसका यूज़ किया जाता है आयरनिक इफ़ेक्ट के लिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको पोलाइट होना है, सिंपल वे में पोलाइट होना है, तो उस टाइम पे हम अंडरस्टेटमेंट या जो ये लिटरेरी डिवाइस है इसका यूज़ करते हैं। जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं इनका लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़िएगा विद एग्जांपल से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। बट कौन सा डिवाइस आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा पक्का। अब देखिए यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम टाइप्स की बात करें अंडरस्टेटमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है कॉमेडिक, सेकेंड वन इज़ मॉडेस्ट एंड थर्ड वन इज़ पोलाइट अंडरस्टेटमेंट। तो 3 तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ अंडरस्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखी है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यू गेट द हाइएस्ट ग्रेड इन द क्लास, तो ये एक मॉडेस्ट टाइप का अंडरस्टेटमेंट है। आई डिड ओके ऑन दैट टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कितने मिले, हाईएस्ट ग्रेड मिले हैं क्लास में। तो ये अगर आप ये सेंटेंस काफ़ी हाई प्रोफाइल है, मतलब कि क्या, जैसे कि हाईएस्ट स्कोरिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसका अगर आप नॉर्मल मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट होंगे तो आप इस बात का हवा बना देंगे, पूरे मोहल्ले में इस बात को फैला देंगे कि आपने क्लास में हाईएस्ट ग्रेड स्कोर करे हैं। लेकिन अगर आप टॉपर टाइप के स्टूडेंट हैं तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आई डिड ओके व्हेन दैट टेस्ट ऑन दैट टेस्ट, सॉरी। तो आपने क्या किया, ओके किया उस टेस्ट में। मतलब ये वो वाली कंडीशन है जब आपके 99% आ जाए और उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि 1% कम कैसे रह गया। तो ये था हमारा मॉडेस्ट अंडर स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में था ना वो ये सेंटेंस था, लेकिन आपने उसको शो कैसे किया कि ठीक है वो चीज़ हो गई, तो वो चीज़ आती है हमारी अंडर स्टेटमेंट के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंडर स्टेटमेंट जो है ना वो ऑपोजिट होता है हाइपरबोल के, और ये क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो पहले वाली वीडियोस में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, और इनको सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करते हैं ना आप, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस सेंटेंस में आपको ना एरर फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि ये जो सेंटेंसेस है ना आपके पास में, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, या इस सेंटेंस में जो भी गलती है वो चीज़ आपको लिखनी है।
देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड माई होम येस्टरडे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्रेंड है ना, इसकी जगह आप इसको एस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ राम इज़ मोर देन श्याम। जो हाइट है राम की वो किससे ज़्यादा है, श्याम से। ये स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट वर्जन होगा राम इज़ टॉलर देन श्याम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 20 ईयर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 ईयर्स का टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे सिंस और 4 में से एक टर्म आएगी, तो यहाँ पे आपको इसका एरर देना है। तो आंसर क्या है आपका 4 ईयर्स। इतना समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। तो डू, देखिए यहाँ पे क्या है, ही का मतलब हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डू नहीं आता, वहाँ पे आता है डस। भूला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, रात को बहुत लेट का टाइम हो रखा है ये, और उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करिएगा और आप लोग इन वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। बहुत एफर्ट्स लगते हैं मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर के साथ में आता है डस। अगर यहाँ पे आई या यू या दे होता तो हम डू लगा सकते थे, लेकिन ही शी इट है तो आपको यहाँ पे डस लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट रॉट द टेस्ट लास्ट वीक। तो रॉट की जगह पे आपका क्या चीज़ आएगी, राइट यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट करने थे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 इज़, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है कि कुछ सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं और यहाँ पे आपको फिलअप भरने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशंस। तो देखिए 2 फिलअप्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो फिलअप था उसमें आपको कंजक्शन भरने थे, सेकंड फिलअप जो है इसमें आपको प्रपोजिशंस को फिल करना है। 1 मार्क ईच है क्वेश्चन का, सारे इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशंस बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए प्रपोजिशन पे तो कम से कम उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ना गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। आपके या तो मार्क्स ठीक हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े एफर्ट्स देते हैं ना तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास में क्या कहता है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं ना, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या होती है वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, शी इज़ ऑल नेशंस एंड वर्ल्ड टू मी। मतलब कि आप किसी को बोलते हैं ना कि ये मेरी दुनिया है, तो यही आपको सेंटेंस दे रखा है। अब इसमें आपको इसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए अगर मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या है, ही लवर हर मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ही लव्स, यहाँ पे लव्स आएगा, मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये पर्सोनिफिकेशन है, मतलब कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वही यहाँ पे सेंटेंस में बता रखा है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको ध्यान में रखना है पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड सेंटेंस है समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूल टू बी काइंड। मतलब कि बहुत बार आपको थोड़ा सा स्ट्रिक होना पड़ता है काइंड होने के लिए। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना जहाँ पे ऑपोजिट और सिंपल वर्ड दोनों सेम सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि क्रूल और काइंड एक साथ कैसे हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, जहाँ पे दोनों वर्ड्स को ऑपोजिट वे में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि क्रूल और काइंड जो होते हैं उनका ऑपोजिट मीनिंग है, लेकिन उनको आपने कैसे किया, साथ में यूज़ किया। तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है हमारी ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में द सूटकेस वेज अ टन। मतलब कि जो सूटकेस है ना उसका वेट बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है सूटकेस वेज अ टन। तो इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल, इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज दैट द सूटकेस फील्स वेरी हैवी।
तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वेज अ टन का मतलब क्या है? टन, सॉरी, वेज अ टन का मतलब क्या है कि वो जो सूटकेस है ना वो बहुत ज़्यादा भारी है। जैसे आप सरकास्टिक वे में किसी का बैग बहुत हैवी है तो आप बोलते थे ना कि क्या इसमें पत्थर भरे हुए हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम हाइपरबोल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई आस्क्ड हिम नॉट टू ओपन द पेंडोराज बॉक्स ऑफ हिज कंप्लेंट। तो यहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर और हाइपरबोल। इसका मतलब क्या है? जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या जो ट्रबल्स होती हैं वो हो जाएं। तो देखिए, मेटाफर और जो हाइपरबोल दोनों तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और इसका मीनिंग होता है टू कॉज मैनी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे स्टेटमेंट वाइज और फिर आपको उन क्वेश्चंस के अंदर, उन स्टेटमेंट्स के अंदर फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, फिलअप्स आपको दे रखे हैं, इनमें आपको फिलअप्स देने हैं। जैसे कि यह जो ब्रैकेट है ना, इसमें क्या है, स्टेटमेंट दे दी, इसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड दे दिया। अब इस वर्ड को आपको, ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, सेंटेंस दे रखा है, उस अकॉर्डिंग इसकी वर्ब को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ही डैश अ स्लीप वाइल ही वॉज स्टडिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल। तो आपका आंसर में क्या आएगा, फेल। यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख दिया। मतलब कि जो वर्ब की फॉर्म है ना वो आपको क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म को चेंज करना होगा। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको 3 टाइप के फिलिप्स बताए हैं और तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाने में हेल्प करेंगे। पहला टाइप जो बताया मैंने आपको, फर्स्ट तो आता है आपका जिसमें था आपको कंजक्शन को फिल करना था। सेकंड टाइप जो मैंने आपको समझाया उसमें आपको प्रपोजिशंस को फिल करना था, मतलब आपको फिलअप्स दे दिए, सेंटेंसेस दे दिए और उसमें आपको उसको जो प्रपोजिशंस होती हैं उनको फिल करना था। नेक्स्ट टाइप के जो फिलअप्स हैं या क्लॉज टेस्ट जिसको कह सकते हैं, तो उसमें आपको क्या दे रखा है, वर्ड दे दिया है ब्रैकेट में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको उसकी वर्ब को चेंज करना है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इज आर एम लगेगा, आई एन जी लगेगा, तो जिस भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, उस अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं और इसके जो मीनिंग के साथ में आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके पास में फॉल अपार्ट। इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक इनटू पीसेस। किसी चीज़ को किस में ब्रेक करना, पीसेस के अंदर ब्रेक करना, उसका मीनिंग होता है, उसे हम फॉल अपार्ट कहते हैं। फ्रेजल वर्ब फॉल अपार्ट है, इसका मीनिंग है ये। और यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस लिख दिया है, माई पुअर ओल्ड बूट्स आर फॉलिंग अपार्ट। मतलब जो पुराने ओल्ड बूट्स हैं, शूज़ जो हैं वो फट गए हैं या ख़राब हो गए हैं। तो फॉल अपार्ट फ्रेजल वर्ब, यहाँ इसका मीनिंग और ये इसका एग्जाम्पल। मीनिंग यही रहेगा, एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आती है हमारी गेट अवे। गेट अवे फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है, टू लीव और escape फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस ऑफन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू दिस। मतलब कि कोई ऐसी जगह है आप जहाँ से आपका जाने का मन नहीं है या जहाँ से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्टिल आपको जाना पड़ रहा है। मानिए कि आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उसके बाद भी आपको घर पहुँचने की जल्दी या कहीं पहुँचने की जल्दी है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कट्स मार के निकल रहे हैं, तो वो चीज़ आती है हमारी गेट अवे के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वॉक टू द नेक्स्ट बीच टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। मतलब कि दूसरे बीच पे चले गए, जो क्राउड था उससे बचने के लिए। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, स्टिल आप वहाँ से निकल गए। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आपके आते हैं एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा हैंग इन। इसका मतलब क्या है, टू कीप गोइंग, ट्राइंग और वर्किंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उसमें भी आप चलते जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ट्राई करते जा रहे हैं, तो वो चीज़ आती है हमारी हैंग इन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, डिड नॉट हैंग इन अ लॉन्ग इनफ टू विन इवन अ बैटल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ मेकअप। ये वो वाला मेकअप नहीं है जो आप सोच रहे हो कि जो अपने फेस को चमकाना होता है, दूसरा मेकअप है। इस मेकअप का मतलब क्या है, किसी को माफ़ कर देना या अपोलोजाइज विद समवन एंड टू बी फ्रेंड्स अगेन आफ्टर फाइट और आर्ग्यूमेंट। मतलब कि कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट हो जाए, उसके बाद में माफ़ी लेके और फॉरगिव करके आप क्या बन कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, आपस में दोबारा से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, आई ऑफन फाइट विद माई ब्रदर
बट वी ऑलवेज मेकअप सून आफ्टर। मतलब कि इसमें स्टेटमेंट बता रखी है कि बहुत बार वो अपने भाई से लड़ लेते हैं, लेकिन स्टिल बहुत जल्दी उनके अंदर क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वर्कआउट। इसका क्या मीनिंग होता है, टू फाइंड द आंसर टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कुड नॉट वर्क आउट वेयर द म्यूज़िक वॉज कमिंग फ्रॉम। मतलब कि समझ ही नहीं पा रहे कि म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है। तो किसी के आंसर को फाइंड आउट करना हमारा होता है वर्कआउट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ये 5 फ्रेजल वर्ब्स थी। यहाँ पे मैं इसको फिर से दिखा देती हूँ। 5 फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अच्छे से करके जाना, क्या पता लक फैक्टर वर्क करे और इन फ्रेजल वर्ब में से कोई एक आधी आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स ईच हैं आपके इसमें। फ्रेजल वर्ब में 2 नंबर की एक फ्रेजल वर्ब है। तो सोचिए आपके पासिंग मार्क्स में ये कितना हेल्प करेगा, और अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो उसको भी ये कितना बूस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यहाँ पे आपको सफिक्स ऐड करने हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स मतलब वर्ड के आगे लगाना था, यहाँ पे आपको सफिक्स ऐड करना है। मतलब वर्ड के पीछे आपको कुछ ऐड करना है और उसको एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये रहे आपके सफिक्स लगा के। पहला वर्ड है डिलाइट, उसके पीछे आपने लगाया फुल, डिलाइट फुल बन गया। नेक्स्ट है केयर, इसके पीछे भी आपने क्या लगाया, फुल, तो ये वर्ड बन गया केयरफुल। नेक्स्ट है चाइल्ड, उसके बाद में आपने क्या लगाया, चाइल्डहुड हो गया। नेक्स्ट है कल्चर, उसके बाद में आपने लगाया एल, कल्चरल बन गया। लास्ट वर्ड है हमारे पास में मेथड, तो उसको आपने क्या बनाया, मेथोडिकल। अब देखिए डिलाइटफुल भी हो सकता है और डिलाइटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सफिक्स है जो मैंने सर्कल करे हैं, मतलब वर्ड के जो पीछे आपने लगाए, तो ये क्या है, हमारे सफिक्स हैं। और इसमें आपको सफिक्स लगा के एडजेक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। मतलब कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं और इनमें बता रखा है, जैसे एम्प्टी है ना, इसको आपको सेंटेंस में यूज़ करना है एज अ वर्ब। प्रेस है, इसको आपको सेंटेंस में यूज़ करना है एज अ वर्ब। हार्वेस्ट को भी एज अ वर्ब करना है। हार्म और डिफेंड को एज अ एडजेक्टिव आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है, यहाँ पे किसको यूज़ किया है, एम्प्टी को, ठीक है। इसमें सेकेंड में मैंने किसको यूज़ किया है, हार्वेस्ट को, और थर्ड में किया है, वेट अ मिनट, प्रेस को। ये देखिए, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको हमने सेंटेंस में किया है, वर्ब की तरह ही इसको यूज़ किया है। पहला सेंटेंस है, व्हेन स्कूल वॉज ओवर माई बॉटल वॉज एम्प्टी। यहाँ पे स्टेटमेंट है, व्हेन स्कूल वॉज ओवर माई बॉटल वॉज एम्प्टी। तो ही एम्प्टीड द होल ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे एम्प्टी को एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। इसके बाद में सेकंड सेंटेंस है, द फार्मर्स डिमांडेड मॉडर्न इक्विपमेंट टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। जो फार्मर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है, द टीचर डायरेक्टेड द कैंडिडेट्स टू प्रेस द बजर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस है, इसमें एम्प्टी को एज अ वर्ब यूज़ किया, सेकंड में हार्वेस्ट को एज अ वर्ब यूज़ किया, एंड थर्ड में प्रेस को एज अ वर्ब यूज़ किया। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने आपका पूरा पेपर बताया है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं, और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। पैटर्न आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प करेगा पेपर एग्ज़ाम में ये चीज़। देखिए ये पेपर है आपका, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। तो इसका मेरे पास एक और पेपर रखा हुआ है BEGLA 137 का, उसको भी मैं ऐसे ही डिस्कस कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको आपके सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।